अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दी हिस्टोरिकल यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो है मुगलिया सुल्तनत की मुख्तसर तारीख। मुगलिया सुल्तनत की तारीख पर से पर्दा उठाएंगे। मुगलिया सुल्तनत की तारीख हमेशा से बहुत लंबी चौड़ी नज़र आती है और इसको समझना एक काफ़ी दुश्वार काम होता है, लेकिन हम इसको मुख्तसर करेंगे और आपको फ़िहम अल्फाज में इसको समझाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सीधा चलते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। मुगलिया सुल्तनत 1526 ईस्वी में पानीपत की जंग जीतकर बरसगीर पर हुकूमत कायम करते हैं। मुगलिया सुल्तनत या मुगलिया बादशाह जो थे, मुगल बादशाह जो थे, वो 1526 में पानीपत में जो मशहूरी ज़माना एक जंग होती है उसमें फ़तह हासिल करते हैं और बरसगीर पर अपनी हुकूमत कायम करते हैं। मुगलिया सुल्तनत की बुनियाद ज़हीरुद्दीन बाबर ने 1526 में दिल्ली सुल्तनत के आखिरी बादशाह इब्राहिम लोदी को शिकस्त देकर रखी थी। मुगलिया सुल्तनत ने 1526 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक बरसगीर पर हुकूमत करने वाली पहली मुस्लिम सुल्तनत थी। मुगलों ने इस पूरे खित्ते पर अपनी हुकूमत फैलाई थी, यानी कि आज के दौर के अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश पर इनकी हुकूमत फैली हुई थी। इब्तिदाई तारीख मुगलिया सुल्तनत की क्या है? मुगलिया सुल्तनत का बानी तैमूर ख़ानदान का सरदार ज़हीरुद्दीन बाबर था। ज़हीरुद्दीन बाबर बरसगीर से और खुसूसन 1526 ईस्वी से पहले काबुल के हुक्मरान थे। ज़हीरुद्दीन बाबर ने काबुल पर अपनी हुकूमत, अपने तख्त का जो राज था वो कायम किया था। उसके बाद पानीपत की लड़ाई में दिल्ली सल्तनत के बाद आखिरी बादशाह इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी। ज़हीरुद्दीन बाबर ने इब्राहिम लोदी के खिलाफ मशहूर ज़माना पानीपत की जंग लड़ी थी। पानीपत की जंग 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और ज़हीरुद्दीन बाबर की अफवाज के दरमियान लड़ी गई थी और लोदी की 10 गुना बड़े फौज को शिकस्त देकर मुगलिया सुल्तनत की इफ्तिदा हुई। इस दौरान शिमाली हिंद में छोटी छोटी रियासतें थीं और उन रियासतों के जो सरदार थे और जो उनके सुल्तान थे वो आपस में लड़ रहे थे। गोया के पूरे हिंद में उस वक्त छोटी छोटी रियासतों की आपस में लड़ाइयाँ शुरू थी। इस दौरान जब मुगलिया सुल्तनत कायम होती है आगरा में, तो 1526 में आगरा के फतह के बाद दिल्ली फतह की जाती है और उसके चंद माह बाद बाबर के बड़े बेटे हुमायूं ने इब्राहिम लोदी की तमाम सुल्तनत को ज़ेर कर लिया था। इस तरह से फतूहात और तोसी का सिलसिला 1527 तक जारी रहा, जब मेवाड़ के हाकिम संग्राम ने अजमेर और मालवा को अपने कब्जे में ले लिया था। अगर मजहब पर बात करें तो मुगलिया सुल्तनत का मजहब इस्लाम ही रहा है। इनका सरकारी और दफ्तरी जो इसमें उस वक्त सरकारी मजहब था मुगलिया दौर में, वो तकरीबन इस्लाम ही था। अकबर के दौर में अकबर ने अपनी खुद साख्ता एक मजहब ईजाद की थी जिसको दीन इलाही का नाम दिया जाता था, जो कि एक बहुत बड़ा मसला रहा, लेकिन नाफिज करने की कोशिश बहुत की, लेकिन नाफिज करने में अकबर बादशाह नाकाम रहे। बाकी तमाम बादशाहों के दौर हुकूमत में इस्लाम ही सरकारी मजहब थी। मुगल बादशाह अक्सर इस्लाम के पाबंद थे। मुगल सकाफत भी इस्लाम पर मुश्तमिल थी और मुगलों की जो सकाफत उस वक्त की थी वो इस्लाम से मुशाबह थी और इस्लाम की असरात सकाफत पर ज़्यादा नज़र आ रहे थे। बरसगीर के कोने कोने में इस्लाम पहुँचाने की कोशिश भी मुगलों के दौर हुकूमत में की गई। तुर्की या चौथाई ज़ुबान ज़हीरुद्दीन बाबर की जो बानी मुगलिया सुल्तनत थे की मादरी ज़बान करार दी जाती थी। अलबत्ता फ़ारसी को मुगल सुल्तनत में दफ्तरी और सरकारी ज़ुबान का दर्जा हासिल था। मुगलिया दौर में अवाम की ज़बान उर्दू थी। उस टाइम की जो ज़बान थी, उस टाइम अवाम की ज़बान ज़्यादातर उर्दू बोलते थे। और अगर उसकी बात करें तो औरंग आबादी जो जहांगीर के दौर में आए थे
اردو کے بہت بڑے شاعر تھے جنہوں نے اردو کو بہت زیادہ تقویت بخشی۔ مغلوں میں جانشینی کا کوئی خاص قانون رائج نہ تھا۔ یہ سب سے جو کمزور بات مغلوں کی تھی وہ یہی تھی کہ پاور جو حاصل کرنے کے لیے جو رننگ تھی، جو دوڑ تھی، اس میں کوئی خاص قاعدہ اور قانون کو مد نظر نہیں رکھا جاتا تھا۔ جو بادشاہ طاقتور ہوتا تھا بزور بازو تخت کے جانشینی کو سنبھال کر اپنی حکومت لاگو کرتا تھا، اور جو بادشاہ مر جاتا تھا اس کے اولاد جو طاقتور تھے اور وہ کمزور کو زیر کرتے تھے، اور اس طرح مغلوں میں جانشینی ایک دوسرے سے دوسرے تک منتقل ہوتی رہی۔ جو کمزور تھے ان کو زیر کر کے بادشاہ جو طاقتور ہوتا تھا وہ بادشاہ مقرر کیا جاتا تھا۔ اکثر تخت کے لیے لڑتے ہی رہتے تھے۔ مغلوں میں یہ بہت بڑا ایک آپ سمجھ لیں کہ ان کی ایک ڈرا بیک تھا کہ اکثر تخت کے لیے ہی لڑائیاں ہوتی رہتی تھی۔ بابر کے موت کے بعد اس کا بڑا بیٹا ہمایون بادشاہ بنا۔ شیر شاہ سوری نے اس کے بھائیوں سے مل کر دلی پر قبضہ کیا اور ہمایون کو کافی پریشانی میں تخت چھوڑنا پڑا اور ایران میں پناہ حاصل کر لی۔ ہمایون کو شیر شاہ سوری کے ساتھ جو ہمایون کے بیٹے تھے وہ ملے اور ہمایون کو وہاں سے بھگایا۔ ایران میں انہوں نے سیاسی پناہ حاصل کی۔ 15 سال بعد 1555 عیسوی میں دوبارہ وہ ایران سے آئے، دلی پر اپنی سلطنت حاصل کی اور مغلیہ سلطنت کی آغاز پھر سے ہوئی، لیکن صرف 1 سال بعد ہی اپنی سلطنت دوبارہ قائم کرنے کے بعد وہ انتقال کر گئے۔ ہمایون کے بعد اکبر بادشاہ بنا۔ اکبر کے سوتیلے بھائی عبدالحکیم نے اکبر کے خلاف بغاوت کی۔ اکبر کے بعد اس کا بیٹا جہانگیر تخت نشین ہوا۔ عبدالحکیم جو اس کے خلاف بغاوت کی تھی اس کو شکست ہوئی۔ اسی طرح اکبر کے اس کا جو بیٹا جہانگیر تھا وہ اس کے بعد تخت نشین ہوا۔ جہانگیر کے بیٹے خسرو نے مخالفت اور بغاوت کی جہانگیر کی۔ جہانگیر کے بیٹے کو شکست ہوئی، خسرو کو شکست ہوئی، اس جنگ میں جنگ چڑھ گئی۔ شکست کے بعد ان کی آنکھوں میں سریے ڈال کر ان کو اندھا کر دیا گیا اور عمر بھر کے لیے قید بنایا گیا، قید میں رکھا گیا۔ جہانگیر کے بعد شہزادہ خرم جو تھا شاہ جہان کے لقب سے تخت نشین ہوا۔ شاہ جہان کا اصل جو نام تھا وہ شہزادہ خرم تھا۔ اس کے شہزادہ یعنی شاہ جہان کے جو بھائی تھے شہزادہ شہریار اور داؤد بخش نے ان کے خلاف مخالفت کی، ان کے خلاف جنگ کا آغاز کیا۔ وہ ناکام رہے اور دونوں مارے گئے اور ایک کو جیل ہوئی۔ 1658 میں شاہ جہان کے جو بیٹے تھے اس میں دارالشکوہ اورنگزیب شجاع اور مراد کے درمیان تخت کے لیے خونریز جنگیں ہوئی۔ یہی وقت تھا جب مغل سلطنت میں بہت زیادہ کمزوریاں آئیں، دراڑیں پڑ گئیں، جس میں اورنگزیب کو فتح ہوئی۔ جو جنگیں لڑ رہی تھی اس کے ہمایون کے شاہ جہان کے بیٹوں میں، اس میں اورنگزیب کو فتح ہوئی۔ باقی تمام شہزادے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اورنگزیب نے اپنی حکومت قائم کی۔ اورنگزیب نے اپنے والد شاہ جہان کو لال قلعے میں بند کر دیا اور قید کر کے حکومت کا اعلان کیا۔ 1707 میں اورنگزیب کا انتقال ہوا۔ یہ آخری بادشاہ تھا مغل دور کا جو تھوڑی بہت اس کے اندر طاقت تھی۔ ایک بار پھر سے جانشینی کے لیے خونریز جنگوں کا آغاز ہوتا ہے۔ شہزادہ اعظم، معظم اور خان بخش کے درمیان جنگوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جس میں متعدد جنرل، سپاہی اور جنگ کے ماہرین مارے جاتے ہیں۔ یہی زوال اسی وقت مغلیہ سلطنت زوال کی طرف چلی جاتی ہے۔ شہزادہ معظم کامیاب ہو جاتے ہیں جنگ کے بعد، اور لیکن کوئی خاص اس کی پاور موجود نہیں ہوتی۔ اورنگزیب کی وفات کے 10 سال بعد مغلیہ سلطنت کمزور اور اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ ایسے وقت میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے قدم جمائے رکھے تھے اور باقاعدہ طور پر برصغیر کے لوگوں پر تجارتی تسلط قائم کر لی تھی،
मुगलिया सुल्तनत में तकरीबन 15 बादशाह रहे। 15 बादशाह में पहले वाले जो कुछ 5-6 थे वो ताकतवर रहे, जिन्होंने पूरे मुल्क को अपने पूरे बर सग़ीर पर हुकूमत कायम की और अपने हुकूमत को की तवसी भी की। उसके बाद जो आए वो कमज़ोर थे, वो अंदरूनी साजिशों का मुकाबला नहीं कर सके और इसी तरह मुगल सुल्तनत को रफ्ता रफ्ता कमज़ोर होता गया। इसके चूँकि ज़वाल के तो बहुत सारे फैक्टर्स थे, हम बात करेंगे चंद फैक्टर्स में कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इस सल्तनत को ज़वाल आई और जो कई सदियों पर मुहित थी उसको ज़वाल कैसे आई। हिंदुस्तान तिजारती मरकज़ उस वक्त बन गया था। तिजारत यूरोप से और चीन से और पुर्तगाल से तिजारत शुरू थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने तिजारत पर कब्ज़ा जमा लिया था, जैसे कि एक तिजारती तसल्लुत कायम हो चुका था। 17वीं सदी में ये सल्तनत बहुत कमज़ोर पड़ गई थी और अक्सर सूबे खुद मुख्तार हो गए थे। हिंदुस्तान तिजारती मरकज़ था, जिसकी वजह से सूबे अपना हिस्सा लेने को तरजीह देते थे। रंगीन मिजाजी और अयाशी भी एक ऐसा फैक्टर था जो मुगलिया सुल्तनत की तबाही और ज़वाल का सबब बना। बाहिमी रस्साकशी और एक दूसरे को ज़ेर करने की ख्वाहिश ने मुगलिया सुल्तनत का तख्ता उलट ही लिया और बाहर से आए जो यूरोपियन तिजारती कंपनियाँ थी उनके चालों को समझने से कासिर रहे। उनको इजाज़तें मिली, उनको बग़ैर टैक्स के तिजारत करने की इजाज़त मिली, जिस पर उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाकर बरी सग़ीर के लोगों को अपने तसल्लुत में लेने की भरपूर कोशिशें की और उसमें आखिर कामयाब हुए। 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बाकायदा तौर पर बंगाल में अपनी हुकूमत कायम करने का ऐलान किया और 1857 में जो कि इस 1757 और 1858 जो 1858 में बाकायदा तौर पर मुगल सल्तनत का अख्तिताम हो जाता है। आखिरी बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र थे। 1858 में मुगल सल्तनत मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई थी। तो इसके बीच में अगर बात करें तो इसके बीच में जो बादशाह लगाए गए ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश राज की तरफ से, वो खाली एक किस्म के नमूने ही थे मुगल सल्तनत के। उनके हाथ में कोई पावर नहीं थी, सिर्फ नाम के बादशाह थे। तो दोस्तों, ये बहुत लंबी तारीख है। हमने कोशिश की है कि चंद पैराग्राफ्स में ही इसको कवर करें। तो मेरा ख्याल है कि आपको इसके बारे में कुछ न कुछ इल्म आया होगा, कुछ न कुछ आपने समझ लिया होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। मुगलिया सुल्तनत की ज़वाल, मुगलिया सुल्तनत की इब्तिदा, मज़हब, कल्चर, इन सब पे बात करने के लिए बहुत वक्त चाहिए होता है। हमने कोशिश की है थोड़े वक्त में इसको कवर करें। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। तारीख़ के बारे में हर किस्म की मालूमात यहाँ से आप हासिल कर सकते हैं और मज़ीद इन्फोग्राफिक्स भी आपको हम पेश करेंगे। अगले एपिसोड के लिए आपसे इजाज़त मांगते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।